Hello friend, welcome back to my lecture on Industry 4.0 and Convergence of Technology. Basically, this is very emerging field. Industry 4.0 is a very emerging field and convergence technology. We are talking about the convergence of technology right now. तो क्या है ये convergence of technology या Industry 4.0, हम इस पर बात करते हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया हमने जब हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, तो हम मैकेनिकल सिस्टम से हम धीरे धीरे वाटर की पावर हमने पहचाना। उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिसिटी वाले युग में आए, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक मोटर एक बहुत बड़ा आविष्कार था उस समय, और उसका धीरे धीरे हम असेंबली लाइन की ओर बढ़े। तो इस तरह से हमारे डेवलपमेंट थे। सबसे पहले हम मैकेनिकल पावर या मसल पावर का हम यूज करते थे, तो इस तरह से हमारा जो है वाटर पे हम वाटर की पावर ऑफ स्टीम, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मोटर, असेंबली लाइन, ये इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गए। और आज जो हम इस टेक्नोलॉजी के युग में आज हम पहुंच गए, तो किस तरह से हम ये पहुंचे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए, तो मैं इन सारी चीज़ों पर आज बात कर रहा हूँ। तो इंडस्ट्री 4.0 से हमने स्टार्ट किया था, और आज हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की एरा में है, जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग को रिडिफाइन कर दिया हमने। पहले से जो है एक नए फॉर्म में हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैकेनाइजेशन था इंडस्ट्री 1.0 के टाइम पे। स्टीम इंजन हम यूज करते थे तब, और स्टीम पावर या स्टीम या वाटर पावर का जो है आविष्कार हुआ था उसी समय में। फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हुए। तो इस तरह से इंडस्ट्री 1.0 में ये सारी चीज़ें थी। मैकेनाइजेशन है, या स्टीम इंजन है, या स्टीम पावर, वाटर की पावर है, स्टीम पावर है, फैक्ट्री सिस्टम पर हमने ये सारी चीज़ें हम तो करने लगे थे इंडस्ट्री 1.0 पे। इंडस्ट्री 2.0 में जैसे ही हमने एंटर किया, तो हमको जो है जैसे ही इलेक्ट्रिफिकेशन और असेंबली लाइन या मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो इंडस्ट्री 2.0 स्टार्ट हो गई। लगभग इसको हमने इंडस्ट्री 2.0 माना। तो तब हम मास प्रोडक्शन करने लगे। असेंबली लाइन में हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, मास स्केल पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। इलेक्ट्रिफिकेशन और सभी और इलेक्ट्रिफिकेशन स्टार्ट हो गया। ग्लोबलाइजेशन, इट वॉज द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन. So this is the second industrial revolution, industry 2.0 we can say it. And third industrial revolution, that was the biggest change in the industry, that was computerization. और थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, इंडस्ट्री 3.0 में, हमने वी हैव स्टार्टेड इमरजेंस ऑफ इंटरनेट, ऑटोनोमस प्रोडक्शन वी हैव स्टार्टेड, एंड ईआरपी स्टार्टेड। ईआरपी के सॉफ्टवेयर बनने स्टार्ट हो गए, और कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। So these all are the major things of Industry 3.0, and this is finally we came to this era, जिसको हम कह रहे हैं Industry 4.0. It is called cyber physical system. So we have been big data, AI, robotics, Internet of Things. We have lots of technologies. तो हम ये सारी टेक्नोलॉजी हम यूज करने लगे हैं। साइबर फिजिकल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, बिग डेटा की हम बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे इस पर आ गई, और इन सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम कहने लगे हैं कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि इन सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम नए टूल्स, नई टेक्नोलॉजीज हम डिजाइन कर रहे हैं। तो दिस इज फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दिस इज अमेजिंग, बिग डेटा इज अमेजिंग, एआई इज अमेजिंग, रोबोटिक्स इज अमेजिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अमेजिंग, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द साइबर फिजिकल सिस्टम। तो आज हम साइबर फिजिकल सिस्टम की बात करने लगे हैं। तो अब इसमें क्या है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दिस इज द रोबोटिक एरा ऑफ कंप्यूटराइजेशन, रोबोटिक एरा ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, और स्मार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन वी आर टॉकिंग इट, स्मार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिजिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्री 4.0 इसको हम बोल रहे हैं, और ये बड़ा पॉपुलर टर्म हो गया आज के समय में। और दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। सो वी हैव cloud technology, we have mobile, we have social media, we have big data, robotics, natural interface, 3D printing, IoT, कॉग्निटिव सिस्टम, नेक्स्ट जेन सिक्योरिटी। इस तरह से हमारे बहुत सारे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, इनोवेशन एक्सेलरेटर्स भी हम इसको कह सकते हैं। और ये हमारे फ्यूचर, जो हमारा है फ्यूचर, इस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड कंबाइनिंग ऑल दिस टेक्नोलॉजी मीन्स कन्वर्जिंग ऑल दिस टेक्नोलॉजी, वी आर क्रिएटिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। इन सब को मिला करके हम नई टेक्नोलॉजी की ओर मूव कर रहे हैं। तो कन्वर्जेंस ऑफ बिजनेस इकोसिस्टम एक टर्म इसमें ये आया।
और कन्वर्जेंस ऑफ पीपल, एप्लीकेशन, थिंग, डाटा, डिवाइसेस। तो ह्यूमन रिसोर्स, एप्लीकेशंस, एप्स इसको हम कह सकते हैं, थिंग्स मीन्स आइटम्स हमारे जैसे मशीन से हैं, हमारे मोबाइल से हैं, दीज आर थिंग्स। एंड डेटा, डेटा मीन्स बिग डेटा भी हम कह सकते हैं, डिवाइसेस। तो इन सबको मिला करके हम नए डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और इनको मिला करके हम नई टेक्नोलॉजी बनाने की ओर हम मूव कर रहे हैं। So this is the convergence of technology, and we never ignore all these terms right now। कि 2006 से पहले तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। आईफोन नहीं था, आईपैड नहीं था, किंडल नहीं था, 4G नहीं था, उबेर नहीं था, ओला नहीं था, एंड्रॉयड नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, स्नैपचैट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। सो बट नाउ वी हैव ऑल दीज टेक्नोलॉजीज, वी हैव, दीज आर इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, जबकि पहले इन चीज़ों को हम यूज करते ही नहीं थे, पर आज हम इन सारी चीज़ों को यूज कर रहे हैं। तो हमारा एग्जिस्टेंस इनके बिना है ही नहीं। हमारा एग्जिस्टेंस किंडल के बिना नहीं है, आईपैड के बिना नहीं है, हमारा एग्जिस्टेंस आईफोन के बिना नहीं है, तो उबेर के बिना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। व्हाट्सएप हमारा इसेंशियल पार्ट हो गया। ड्यूरिंग दिस क्राइसिस वी आर यूजिंग मोर एंड मोर व्हाट्सएप, एंड्रॉयड एंड सो मैनी टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ये फैक्ट बड़े अमेजिंग फैक्ट हैं। और एक चीज़ इसमें ये भी है कि जो टेलीफोन है उसको 75 ईयर लगे 100 मिलियन कस्टमर तक पहुंचने में, एंड वेब हैज़ टेकन 7 ईयर टू रीच 100 मिलियन कस्टमर। फेसबुक हैज़ taken 4 years to reach 100 million customer, and Instagram is taking 2 years to reach 100 million customer। और आज की डेट पे जो पोकेमॉन गो गेम है, या हमारे जो बहुत सारे गेम्स आ गए हैं, तो पबजी है या बहुत सारे गेम्स हैं, दे आर टेकिंग ओनली लेस देन 1 मंथ टू रीच 100 मिलियन कस्टमर। तो नई जनरेशन कितनी तेज़ी से ये टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रही है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इसको देखते हुए हम जो है कंप्यूटराइजेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, कि हर एक फील्ड में कंप्यूटराइजेशन जरूरी हो गया है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन हम बनाने लगे हैं, क्योंकि मार्केट उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में हमको भी मूव करना है। तो इसीलिए आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिमांड इतनी ज़्यादा है। गेमिफिकेशन में हम गेम्स में हम सॉफ्टवेयर बनाने लगे हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हमारा एक फील्ड ये हो गया, जॉब हमको वहाँ पर मिलने लगी है, तो हम वी आर मूविंग टू दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द evolution of this computing and fast growth of computing, and we are talking about the cyber physical world। तो जहाँ पे कंप्यूटर है, कम्युनिकेशन है, कंट्रोल है। मीन साइबर फिजिकल सिस्टम का मतलब हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ कोलैबोरेटिंग कंप्यूटेशनल एलिमेंट एंड कंट्रोलिंग फिजिकल एंटिटीज। मतलब जिसमें हम कंप्यूटर से हम कोलैबोरेट कर रहे हैं कंप्यूटेशनल एलिमेंट और फिजिकल थिंग्स को कंट्रोल करने के लिए हम कंप्यूटेशनल एलिमेंट यूज कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड साइबर फिजिकल वर्ल्ड। सो कंप्यूटेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, सो ऑल दीज थ्री आर three major points, and we are coordinating and collaborating computational element with communication element with controlling by the controlling. So this is called cyber physical world, and how we have evolved you can see in this slide. So we have started by the manual system. Initially we have been in manual system, then we moved to the mechanical system, cyber physical system, cyber system, automated and smart AI machine, IoT। तो इस तरह से हम बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो ये लिस्ट हमारी बहुत लंबी लिस्ट है, कि हम स्मार्ट डिवाइसेस की ओर जा रहे हैं, AI की ओर जा रहे हैं, मशीन लर्निंग की ओर जा रहे हैं, IoT की ओर जा रहे हैं, बिग डाटा, ऑटोमेशन की, फुली ऑटोमेशन की ओर मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने कहाँ से स्टार्ट किया, मैनुअल सिस्टम से स्टार्ट किया और मैकेनिकल की ओर मूव किए, मैकेनिकल से साइबर की ओर मूव किया, फाइनली वी मूव टू द कंप्लीट ऑटोमेशन। सो दिस इज द न्यू एरा ऑफ कंप्यूटिंग। और अब ये चेंज ये हो गया है कि दिस इज नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग, यू कैन सी हियर दिस पॉल्यूटेंट क्रिएटिंग मैन्युफैक्चरिंग। आज हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं, ग्रीन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ये जो पॉल्यूटेंट क्रिएटिंग मैन्युफैक्चरिंग है, अभी हम उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अब हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो नए फॉर्म में आ रहा है। वी आर यूजिंग रोबोट्स, lots of robots we are using, so this is manufacturing। the car is prepared by the robots, completely it is prepared by the robots। यहाँ पर robots जो है सारा प्रिपरेशन कर रही है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट आया है कि we have different type of robot for each and every type of the work, we have different type of the robot।
नैनो रोबोट्स आ गए हैं, 3D प्रिंटर्स आ गए। तो इस तरह से बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, हर फील्ड में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त चेंज आया है। 2019 में 135 बिलियन इसका एक्सपेक्टेड था रोबोट्स में का जो है इन्वेस्टमेंट ऑन रोबोट, तो बिलियन डॉलर का। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट आया और ये इस तरह से तेज़ी से हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो हम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग। This is the tomorrow's and today's digital manufacturing. So where we are using big data, predictive analysis, virtualized process, modeling and simulation, high performance computing and robotics। तो ये सारी चीज़ें इसमें यूज होंगी। तो ये जब सारी चीज़ें यूज होंगी तो ये हमें ये भी सीखनी है। वी हैव टू learn predictive analysis, we have to learn virtualized process, we have to learn modeling and simulation, high performance computing, robotics। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। और हम अब बात कर रहे हैं फिजिकल कंपोनेंट की, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंसर्स, स्मार्ट कंपोनेंट, माइक्रो प्रोसेसर, डेटा स्टोरेज, कंट्रोल सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल यूजर इंटरफेस और वायरलेस कनेक्टिविटी, पोर्ट्स, एंटीना। ये सारी चीज़ें हैं जो हम इनको यूज करके हम IoT डिवाइसेस हम बना रहे हैं, स्मार्ट प्रोडक्ट। We are preparing smart product with help of the physical component, smart component and connectivity component. So it may be wireless connectivity, कनेक्टिविटी टू पोर्ट, एंटीना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम बना करके IoT हम क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो है कल की जो है, दीज आर द मशीन्स ऑफ टुमारो मशीन। ये हमारी इस तरह से हमारी ह्यूज मशीन्स आ गई हैं जो जिस पे हम काम करने लगे हैं। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, LHC आपको पता होगा, जिसमें कि हम अंडरग्राउंड हमने वहाँ पे जर्मनी में जो है अंडरग्राउंड साइंटिस्ट ने रिसर्च की गॉड पार्टिकल के लिए। तो ऐसे ही हमारे पे बहुत सारे डेवलपमेंट है, बहुत सारे इनोवेशन है कि वी हैव ह्यूज मशीन्स, वी हैव ह्यूज साइज मशीन्स। तो 40 साल तक अगर एक आदमी 1 पर्सन टुडे डज द वर्क हैंडल्ड बाय द 30 पीपल 40 ईयर अगो। तो इसमें कहता है कि 30 आदमी 40 साल तक जितना काम करते हैं, रोज काम करते हैं, और 40 साल में जितना काम करते हैं उतना एक मशीन एक आदमी मशीनों से कर ले रहा आज की डेट में, एक दिन में। 1 पर्सन टुडे डज द वर्क हैंडल्ड बाय द 30 पीपल 40 ईयर अगो। तो 40 साल तक 30 आदमी जितना काम करेंगे उतना तो आदमी एक दिन में काम कर ले रहा है आज की डेट में, ड्यू टू with help of these machines. So these are the capacity of the human, this is the capacity of machine। तो ये मशीन्स हैं, ये कैपेसिटी है। तो अब जब हमारे पास इतनी स्मार्ट मशीन आ गई, इतनी इंटेलिजेंट मशीन आ गई हैं, और ये भी रोबोटिक मशीन्स हैं, दीज मशीन्स आर कनेक्टेड बाय सम अदर प्लेस, रिमोटली दे आर ऑपरेटेड। आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, आप यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस एंड यू आर सीइंग दैट द मशीन इज अंडरग्राउंड, एंड आप सारी चीज़ें देख रहे हैं कि कितना स्पेस रह गया है, GPS लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं, आपको पता चल रहा है कि मशीन कितना काम कर रही है, और वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। आपको देयर इज नो ह्यूमन्स इनसाइड द मशीन। की आप जो है कोल माइनिंग कर रहे हैं तो अंदर आपका लेबर काम नहीं करेगा। आप आने वाला टाइम ये हो सकता है कि अंदर मशीन काम करेगी, और मशीन वहीं सारा काम करके आपको वापस भी मशीन आ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये डेवलपमेंट है। तो ये चीज़ें पहले पॉसिबल नहीं थी। तो इन सब के लिए जब हमारे पास इतनी इंटेलिजेंट मशीन्स हैं, तो हमारे पास जो मैन पावर है वो भी तो इंटेलिजेंट होनी चाहिए, वो भी ऐसी कैपेबल होनी चाहिए। तो हम जब इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं तो वर्कर 4.0 भी तो होना चाहिए। तो अब हम ये बात हो रही है कि फॉर इंडस्ट्री 4.0 गिव्स द राइज वर्कर 4.0। तो अब वर्कर 4.0 क्या है? वर्कर 4.0 मीन्स द ह्यूमन रिसोर्स विच इज ट्रेंड बाय द इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी। जिसको इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजी मालूम है वो जो है वर्कर 4.0 है। तो इंडस्ट्री 4.0 में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि हमने यहाँ पे देखा इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको बिग डेटा आना है, आपको ऑगमेंटेड रियलिटी मालूम होनी चाहिए, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मालूम, क्लाउड कंप्यूटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी का आप एक्सपर्ट हों, IoT के एक्सपर्ट हों, सिस्टम इंटीग्रेशन के एक्सपर्ट हों, सिमुलेशन के एक्सपर्ट हों, और ऑटोनोमस रोबोटिक्स के हों। ऐसी बहुत सारी और टेक्नोलॉजी भी हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप ये इफ़ यू नो ऑल दिस टेक्नोलॉजी देन यू आर द वर्कर 4.0। तो आप कैपेबल हैं इंडस्ट्री 4.0 की डिमांड को पूरा करने के लिए। जबकि आज की डेट में
ये डिमांड हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव नॉट स्किल्ड मैन पावर। कि हमको इंडस्ट्री को डिमांड तो है स्किल्ड मैन पावर की, हमको डिफरेंट स्किल्स की ज़रूरत है, पर हमारी जो मैन पावर है दैट इज़ नॉट कैपेबल टू हैंडल ऑल दीज स्किल्स। तो ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि हमको जो है अगर हम इन टेक्नोलॉजीज की ओर मूव करते हैं देन वी विल हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ जॉब, हमारे पास बहुत सारी जॉब होंगी, हमारे पास जॉब की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो दिस इज द फ्यूचर एंड मेकर्स ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। कौन है मेकर्स फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के? जिसको बायोटेक मालूम है, जिसको नैनोटेक, हु नोज नैनोटेक, हु नोज न्यूरोटेक, जिसको ग्रीन एंड रिन्यूएबल्स के बारे में मालूम है, आईसीटी, हु नोज आईसीटी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, एआई, रोबोटिक्स, सेंसिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स की जिसको नॉलेज है, जो ड्रोन चलाना जानता है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी जानता है, ड्रोन बनाना जानता है, तो ये सारे लोग हैं, ये जो हैं ये दीज आर द साइंटिस्ट और इंजीनियर ऑफ दिस 21st सेंचुरी। तो जो हमारी अगली सदी है, तो ये 2020 सदी है, तो 2021 हम चल रहे हैं, तो इस सदी के यही इंजीनियर होंगे, यही टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, और यही हमारे जो लीड करेंगे हमको। और ये सब सारी चीज़ें हैं, आज की जो क्राइसिस है उसको भी हम इन सारी चीज़ों से हम कर सकते हैं। तो वी हैव बीन लॉट्स ऑफ थिंग्स तो विच कैन हेल्प अस टू सर्वाइव ऑन दिस एरा ऑफ दिस क्राइसिस एरा। तो क्राइसिस एरा भी हम कह सकते हैं इसको। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बड़ा इम्पोर्टेंट इस समय रिसोर्स है। तो हम जैसे हमने 1960 में वी हैव स्टार्टेड बाय द मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी, ड्यूरिंग 80s वी हैव क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, और आज हम क्लाउड एरा में हैं। तो इन बिटवीन द मेन फ्रेम एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी वी हैव बीन पर्सनल कंप्यूटर, वी हैव क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर एंड वी हैव वेब कंप्यूटिंग। इस तरह से हमारी बहुत सारी कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आई, बहुत सारी चीज़ें आई। तो ये सारी चीज़ें इन बिटवीन रही, और हमने जो है हम इस तरह से क्लाउड वाले एरा में हम किए। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट था। तो इंटरनेट बेस्ड हम क्लाउड कंप्यूटिंग को कह रहे हैं। वी आर टॉकिंग इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेज ऑन डिमांड लाइक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से, हमारे घर में मीटर लगा हुआ है, और मीटर जो है आपने मेन लाइन से इलेक्ट्रिसिटी ली है, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम की दिन भर में, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी आपका मीटर रिकॉर्ड कर रहा है, एंड यू आर पेइंग द रेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम आप उसका रेंट कर रहे हैं, आप उसको पे कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे आप मीटर के बिहाफ पे पे कर रहे हैं। वैसे कंप्यूटिंग में भी हो गया कि एवरी थिंग, ऑल द कंप्यूटिंग इज इन सर्वर, either it is SaaS, either it is PaaS। तो हम इसको तीन तरह से देख सकते हैं, SaaS, एस एंड PaaS, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। तो जितनी हमको ज़रूरत है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, उतना हम वहाँ से ले रहे हैं, और उसके बाद उसके बदले में हम पे कर रहे हैं। वी डोंट नीड टू इंस्टॉल आवर ओन कंप्यूटर सिस्टम, establish our own computer system, we don't need to create our own सॉफ्टवेयर, और ओन एप्लीकेशन, और ओन प्लेटफॉर्म, कुछ भी नहीं बनाना है। सारी चीज़ें कहाँ हैं? क्लाउड में है। आपको जो चाहिए वो क्लाउड में मिलेगा, और वहाँ से आप लीजिए, उसको रेंट करिए। तो रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर हैं, इंफॉर्मेशन है, और लाइक इलेक्ट्रिसिटी गेस्ट आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। सो दिस इज इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग, बट यू रिक्वायर इंटरनेट connectivity all the time. So this is the cloud computing, this is the new era of computing. So we are talking about pervasive computing। एक बड़ा ये भी है, एक नया टर्म आया pervasive computing era। हम इस era में भी हम एंटर कर गए हैं। हम इसको ये pervasive computing era भी कह सकते हैं, because we are surrounded by many more स्मार्ट डिवाइसेस। तो हमारे पास, हम जो हैं, पहले हमारे पास एक कंप्यूटर हुआ करता था जिसको बहुत सारे लोग यूज़ करते थे। मेन ड्रीम का टाइम आया, फिर पर्सनल कंप्यूटर आया। तो everybody is sharing that one resource, but today we have multiple resources shared by one person। तो एक आदमी जो है, एक उसके ऑफिस में भी कंप्यूटर है, घर पर भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल इज जस्ट लाइक ए कंप्यूटर। तो we have been so many devices, we have been so many smart devices, we have Kindle, we have tablet, we have mobile phone, we have laptop, we have desktop, so many devices we have। तो हम इस तरह से आज हम परवेसिव एरा में हैं, परवेसिव एरा ऑफ कंप्यूटिंग हम इसको कह सकते हैं। और वी नीड ओनली सिंगल कनेक्शन। तो हमको जो है ये सब कुछ नहीं करना है। पहले तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता था कि आप कनेक्टिविटी कर रहे हैं, आपका सिस्टम हार्डवेयर सही चल रहा है, कहाँ से आपको कनेक्ट करना है, सिस्को से कनेक्ट करना है, कौन सा राउटर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हमको
देखनी पड़ती थी, बट टुडे वी रिक्वायर ओनली one internet connection and we can access anything on our laptop, on our mobile phone. So this is the better performance and according the time and ओके सो लोअर प्राइस बहुत कम है इसकी, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारी आ गई हैं। तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस है या प्लेटफॉर्म एज सर्विस है या इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है, तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, मीन्स वेब सर्वर चाहिए, आपको डेटाबेस चाहिए, एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म एज सर्विस में मिलेंगी। वर्चुअल मशीन इफ यू रिक्वायर वर्चुअल मशीन, सर्वर, स्टोरेज, लोड बैलेंसर, एनीथिंग इज ऑन infrastructure as service, and we have lots of softwares. We have CRM, email, virtual desktop, communication, games, or different apps. They are in software as service. So this is cloud. This is completely in whole. It is called cloud computing. Clouds. तो और आज ये भी है कि हमको पता है कि एक थंब की पावर क्या है, एक टच की क्या पावर है, एक कनेक्टिविटी की क्या पावर है, तो हमको सिंपली वी नीड कनेक्टिविटी, तो सारी चीज़ें हमारे डिवाइस पर आ जाएंगी। तो आज हमारे डिवाइसेज इतनी पावरफुल इसीलिए हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन इतना पावरफुल इसलिए है कि कोई भी चीज़ हमको चाहिए, वी हैव in a single click everything is on our mobile or computer. So this is the time and this is the technology. तो ये बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो हमारी जो डिवाइसेस हैं, दे ऑल द टाइम दे आर कनेक्टेड विद द क्लाउड एंड दे आर कैपेबल फॉर एनी टाइप ऑफ द कैलकुलेशन, एनी टाइप ऑफ द स्टोरेज ड्यू टू दिस क्लाउड कंप्यूटिंग। सो दीज आर द डिफरेंट क्लाउड्स। आप ये इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो बहुत बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं। जो क्लाउड है, क्लाउड इज सपोर्टेड बाय दी डेटा सेंटर। इन बैकग्राउंड क्लाउड हैविंग द ह्यूज डेटा सेंटर्स, दिस टाइप ऑफ डेटा सेंटर्स, और ये इतने बड़े होते हैं कि 11 या 12 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर एक डेटा सेंटर्स होता है। तो जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है। गूगल हैज़ डिफरेंट डेटा सेंटर्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, कुछ के डेटा सेंटर अंडरग्राउंड हैं। अंटार्कटिका में आइस कैप एरिया जो है, आइस एरिया, आइस कवर्ड एरिया है वहाँ पे, ताकि ऑटोमेटिकली कूल रहें। अंडरग्राउंड समुद्र में है डेटा सेंटर, साइबेरिया में है, और मार्स में भी, इवन मार्स हैविंग डेटा सेंटर्स। तो ये सारे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कोल्ड साइबेरिया में हैं। सन के अंडरग्राउंड डेटा सेंटर्स हैं जापान में। तो मूविंग डेटा सेंटर्स हैं जो एक्सोटिक लोकेशंस पे हमारे हैं, तो वो मूव होते रहते हैं सैटेलाइट में। तो इस तरह से अलग अलग डेटा सेंटर्स हैं। फेसबुक का नॉर्थ कैरोलिना में है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का है यहाँ पे है, इसी तरह से गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं। तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM के डेटा सेंटर्स चाइना में है, सिंगापुर में है गूगल का। तो इस तरह से बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ये तो कुछ स्नैपशॉट है, इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, जिनमें हमारा डेटा स्टोर रहता है। तो वो हम वहाँ से एक्सेस करते हैं इस डेटा को। तो अब क्या है कि मोबाइल एक अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस हो गई है। ये इसको हम कह सकते हैं नेक्स्ट जेन फोन। मोबाइल हैज चेंज इट्स शेप, इट केम टू एंड्रॉइड फॉर्म और स्मार्ट डिवाइसेस के फॉर्म में आया, स्मार्ट स्क्रीन आई, जो कि पहले नहीं था। और आज इतना पावरफुल है कि हम कोई भी चीज़ इंटीग्रेट करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल। और सिस्टम भी चेंज हो गया। पहले क्या होता था, केवल कुछ प्रिंट चैनल, कुछ टीवी चैनल, कुछ मीडिया चैनल, दे आर जनरेटिंग द डेटा। अब क्या है कि एवरीबडी इज क्रिएटिंग द डेटा। हर कोई जनरेट कर रहा है डेटा। वी ऑल आर क्रिएटिंग द डेटा, वी ऑल आर जनरेटिंग द डेटा, और वी ऑल आर कंज्यूमिंग द डेटा। कि व्हाट्सएप में देखें, फेसबुक में देखें, लिंक्डइन में देखें, तो इतना डेटा हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा डेटा जनरेट कर रहे हैं, रिक्वायर्ड फॉर्म में जनरेट कर रहे हैं। तो ये टाइम आई है, तो हम कहने लगे हैं बिग डेटा एनालिसिस, बिग डेटा एनालिटिक्स की बात करने लगे हैं। तो ये जनरेटिंग कंज्यूमिंग डेटा, ये इसने चेंज कर दिया है। तो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आ गया। वी हैव एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, वी हैव क्लाइंट इंफॉर्मेशन, क्लाइमेट इंफॉर्मेशन, वी हैव सोशल मीडिया साइट्स, वी हैव डिजिटल पिक्चर्स, वीडियोज, परचेज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, फ़ोन GPS सिग्नल्स। इसमें से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, और इतना ज़्यादा हम मैसिव अमाउंट में डेटा जनरेट कर रहे हैं। हम लार्ज वॉल्यूम में डेटा जनरेट कर रहे हैं। हमने लार्ज वैरायटी में डेटा जनरेट कर रहे हैं, और लार्ज वेलोसिटी में मतलब अगर एक सेकंड भी है तो वो भी बहुत ज़्यादा है। एक सेकंड में भी हम बहुत ज़्यादा डेटा
जनरेट कर ले रहे हैं। समटाइम 2 मिनट इज टू लेट, 2 मिनट में तो बहुत सारा डेटा जनरेट हो जा रहा है। तो ये हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं। और वी हैव मोबाइल डेटाबेस, वी हैव सोशल मीडिया, वी हैव वेब एनालिटिक्स डेटाबेस, एड सर्विसिंग डेटाबेस, ईमेल, प्रिंट, टीवी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनरेट कर रहे हैं डेटा। फेसबुक जनरेट कर रहा है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जनरेट कर रहे हैं डेटा, मोबाइल डिवाइसेस, व्हाट्सएप, फेसबुक ये बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट में डेटा, सेंसर्स हमारे जो हैं, नेटवर्क्स हमारे डेटा को जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा लार्ज अमाउंट में डेटा है। कस्टमर, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर जो है बैंकिंग फाइनेंस का डेटा उसको यूज भी कर रहा है, जनरेट भी कर रहा है। ऐसे ही परचेज का डेटा यूज कर रहा है, जनरेट कर रहा है। गेमिंग में हम हैं, सोशल मीडिया में हम डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम डेटा जनरेट भी कर रहे हैं और हम यूज भी कर रहे हैं। और एक स्टेटिस्टिक्स क्या था कि 2003 तक जितना डेटा वर्ल्ड में रिकॉर्डेड डेटा था, उतना 2011 में वी आर क्रिएटिंग दैट मच डेटा इन 2 days। इतना डेटा हम 2 दिन में क्रिएट करने लगे इन 2011 में। एंड इन 2013 वी आर क्रिएटिंग दैट मच डेटा इन 10 मिनट्स। और अब तो ये इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है कि आज की डेट पे ये सेकंड्स में या नैनो सेकंड्स में आ गया होगा। तो इस तरह से ये स्पीड है डेटा की। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग डेटा। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड बिग डेटा। और इसको हैंडल करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो पुराना ह्यूमन रिसोर्स है, जो ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट कैपेबल, ट्रेडिशनल अप्रोच इज नो मोर सफिशिएंट टू हैंडल टूडेज बिग डेटा। इतना अमाउंट में डेटा है, आप उसको हैंडल कैसे करेंगे? पुराने सॉफ्टवेयर तो यूज होंगे नहीं, उन सॉफ्टवेयर तो कर ही पाएंगे, पुराने सिस्टम से नहीं कर पाएंगे। आपको तो ज़्यादा मेमोरी का सिस्टम चाहिए, ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर का सिस्टम चाहिए जो उनको हैंडल कर सके, इतना ह्यूज अमाउंट में डेटा है। तो वी नीड न्यू ह्यूमन रिसोर्स। और हमको स्केल अप करना पड़ेगा। हमको पुरानी मशीन या पुराने ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से काम नहीं चल पाएगा, हमको स्केल अप करना पड़ेगा। वी हैव टू स्केल अप कंप्यूटेशनल पावर, वी हैव टू स्केल अप और स्टोरेज। और हमको नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। वो लैंग्वेज हडूप हो सकती है, लार्ज जो एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल कर सके, या हमारा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, फाइल सिस्टम हो सकता है, मैप रिड्यूस हो सकता है, जो मैनेज करेगा कि एप्लीकेशन और मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर में जो एप्लीकेशन है उनको मैनेज करेगा। कैसेंड्रा हो सकता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल करने के लिए। हाइव हो सकता है लाइक एसक्यूएल की तरह हाइव है। या तो इस तरह से बहुत सारे डेटा, ये तो बिग डेटा के केस में कह रहा हूँ। अब आईओटी की बात करते हैं तो आईओटी से रिलेटेड लैंग्वेज हमको आनी चाहिए। मोबाइल कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो मोबाइल से रिलेटेड। ड्रोन की बात करते हैं तो ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वी नीड न्यू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, वी नीड न्यू सॉफ्टवेयर टू रन आवर रोबोट्स, टू रन आवर ड्रोन्स। तो इस तरह से हमारी नई मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, उनको चलाने के लिए हमको नई टेक्नोलॉजी हमें सीखनी है। अदरवाइज हम जो है हम उस रेस में बहुत पीछे हो जाएंगे। सो बिग डेटा रिक्वायर्स बिग नेटवर्क। तो हमारा जिस तरह से बिग डेटा में हमको नए सॉफ्टवेयर चाहिए, वैसे ही हमको हर फील्ड में नए सॉफ्टवेयर चाहिए। सो दीज ऑल टेक्नोलॉजी आर द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0। तो आज जो हम डिफाइन कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री प्रोडक्शन को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, वो इन्हीं सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी भी जब इस तरह से कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि AI, दिस इज द टाइम ऑफ AI, दिस इज द टाइम ऑफ मशीन लर्निंग, दिस इज द टाइम ऑफ IoT। तो हमको अगर हम इन टेक्नोलॉजीज को अगर हम नहीं सीखेंगे तो क्या होगा कि हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। तो लार्ज स्केल डेटा मैनेजमेंट की हम बात करें, या हम बिग डेटा एनालिटिक्स की बात करें, डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स की बात करें, तो जॉब क्या है बिग डेटा एनालिटिक्स में? बिग डेटा एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, लार्ज स्केल डेटा मैनेजमेंट के लिए डेटा मैनेजर आपको चाहिए। तो आफ्टर ऑल क्या है, डेटा इज एसेट। तो इस डेटा को मैनेज करना है, तो मैनेज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड एक्सट्रैक्ट वैल्यू एंड नॉलेज फ्रॉम देम। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत है। तो इस तरह से हम कस्टमर की डीपर नॉलेज, हम कस्टमर की नॉलेज, हम डीप नॉलेज हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन prepare a marketing plan for particular type of customer. We can customize our ads, we can customize ad according to customer. तो पर्सनलाइज एड हम क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन फॉलो, वी कैन प्रिपेयर बॉट्स, वी कैन क्रिएट बॉट्स फॉर द कस्टमर। तो इस तरह से हमारे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक्यूरेट मार्केटिंग हम कर सकते हैं। हम IoT की ओर मूव कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेज हैं। हम जब साइबर फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं तो कंप्यूटर प्लस फिजिकल वर्ल्ड, तो बिलियंस ऑफ डिवाइसेज हैं आज हमारे पास। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, चाहे वो शुगर चेक मशीन है, चाहे फिटनेस बैंड है, चाहे हमारे
स्पीड को ट्रैक करने वाले सेंसर्स हैं, चाहे कैमराज हैं, चाहे जीपीएस हैं, तो वी हैव मिलियंस ऑफ डिवाइसेस एंड दीज डिवाइसेस आर पार्शियली और कंप्लीटली कनेक्टेड विद द इंटरनेट। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IoT इंस्टॉल्ड बेस विल ग्रो 26 मिलियन यूनिट्स अप टू यूनिट्स बाय 2020, ये कहा हुआ है गार्टनर ने। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर मोबाइल, आज की डेट पे हर मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट है। ऑटोमोबाइल, डोर, रूम, पार्ट ऑफ एवरी पार्ट लिस्ट, एवरी पार्ट लिस्ट, मतलब हर चीज़, कोई भी चीज़ अगर हम मार्केट में कोई भी चीज़ हमारी यूज हो रही है तो हर चीज़ इंटरनेट बेस्ड होगी, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जबकि कुछ चीज़ें तो हैं, जैसे हमारा मोबाइल इंटरनेट कनेक्टेड है, हमारा कार हमारी इंटरनेट कनेक्टेड है, हम जीपीएस उसमें देख रहे हैं तो वो जीपीएस हम डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। हम हमारे स्मार्ट रूम है तो हम स्मार्ट रूम को कनेक्ट कर सकते हैं। कॉफ़ी मशीन है या हमारी जो है एसी है वो हम इंटरनेट से कनेक्ट करने लगे हैं। तो इस तरह की डिवाइसेस मार्केट में आ गई हैं कि हमारी जो लाइट है वो सेंसर बेस्ड हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो पार्शियली दे आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट, पर आने वाला टाइम ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सारी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएँ। तो एवरी बेड, एवरी चेयर, एवरी बास्केट, home, every office, building, hospital, everything is connected by the इंटरनेट। तो जब सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी तो हम बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग। जब सारी चीज़ें, सारी थिंग्स इंटरनेट से कनेक्ट होंगी तो हम कहेंगे उसको इंटरनेट ऑफ थिंग। तो हम मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और हमने ये एक्सपेक्ट करना भी शुरू कर दिया है कि 2020 के एंड तक हम ये कह रहे हैं कि हर आदमी के पास 6.58 डिवाइसेस होंगी नंबर में, जो एक आदमी इतनी डिवाइसेज, इंटरनेट बेस्ड डिवाइसेज यूज करेगा। और टोटल में देखा जाए तो 50 बिलियन डिवाइसेज और इज एक्सपेक्टेड अप टू एंड ऑफ 2020। और पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन जबकि कितनी है, 7.6 बिलियन। तो इसका मतलब एक आदमी 6 या 7 डिवाइसेज, इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेज यूज करेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम बहुत तेज़ी से इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, हम IoT की ओर बढ़ रहे हैं। हाउएवर दिस क्राइसिस हैज ब्रेक द स्पीड ऑफ दिस ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी। और हमारे पास बहुत सारे रोबोट्स हैं, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वी हैव बीन रोबोट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में ये रोबोटिक्स सिक्योरिटी गार्ड है, या नैनो रोबोट्स की बात हम कर रहे हैं। और एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ, ऑटोनोमस कार। तो गूगल ने इसको नंबर ऑफ ट्रायल किए, इसने बहुत सारे ट्रायल किए गूगल ने, और फाइनली गूगल हैज़ लॉन्च दिस ऑटोनोमस कार। और जो अभी मार्केट में आने वाली है, आ जाएगी कुछ समय के बाद, कि आपको कोई ड्राइवरलेस कार की हम बात करने लगे हैं। तो इस तरह से ड्राइवरलेस कार के स्टार्ट होते ही हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। ड्राइवरलेस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, ड्राइवरलेस एयरशिप की हम बात कर रहे हैं, एयरबस की हम बात कर रहे हैं। तो वी हैव बीन लॉट्स ऑफ डिवाइसेज। मोबाइल इज पावरफुल, वन मोबाइल इक्वल्स टू 14 गैजेट्स और मोर गैजेट्स। तो एक मोबाइल में हमारी 14 से ज़्यादा डिवाइसेज हैं। तो ये हमारा सिस्टम आ गया है। सो वी कैन यूज द स्मॉल एसेसरीज विद आवर मोबाइल एंड वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। वी कैन एग्जामिन आवर आई, हम हार्ट मॉनिटर कर सकते हैं, वी कैन टेक एयर व्यू, वी कैन मॉनिटर आवर ग्लूकोज बाई आवर मोबाइल फ़ोन। सो मोबाइल इज़ ए वंडरफुल डिवाइस। तो ये हम इतनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। हम एक्सरे इमेजिंग कर सकते हैं, स्मार्ट फील्ड डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मोबाइल। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेंसर्स की हम बात कर रहे हैं, सेंसर ऑन आइस कैप एरिया, सेंसर ऑन आवर डिवाइस, सेंसर ऑन मोबाइल, सेंसर ऑन रोबोट, सेंसर ऑन और कैमरा, सेंसर ऑन large sensors on space, on और एयरक्राफ्ट। तो सभी जगह हमारे सेंसर्स हैं। तो ये भी बात हो रही है। तो जिस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग में हम SaaS एस की बात करते थे, वैसे ही हम सेंसर एज सर्विस की बात भी करने लगे हैं। तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसर एज सर्विस। क्योंकि सेंसर जो है हमारे, तेज़ी से हमारे सेंसर की डिमांड बढ़ती जा रही है और सेंसर की कॉस्ट हमारी डिक्रीज होती जा रही है। वहीं हमारे माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती जा रही है और इंटरनेट की स्पीड भी हमारी बैंडविड्थ बढ़ती जा रही है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग पॉसिबल है, क्योंकि कंप्लीटली अब आने वाले टाइम जो है IoT, कंप्लीट IoT ऑटोमेशन की ओर हम मूव करेंगे। तो सेंसर और एज सर्विस की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास इतनी सारी डिवाइसेज हैं, ये हम सारी डिवाइसेज डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि हमारे पास हर एक घर में लगभग शुगर चेक मशीन होती है, हमारे पास फिटनेस बैंड है, हमारे पास स्मार्ट शू ट्रैकर है, हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेज हैं, तो हमारे पास स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट हमारा कैमरा, स्मार्ट कैमरा है, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज भी स्मार्ट हो गए हैं कि हमको जो है वो
ट्रैक कर लें, ये सारी चीज़ें दे दें हमको, लाइव इंफॉर्मेशन दें, इलेक्ट्रिसिटी की लाइव इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पर हम कंप्लीट ऑटोमेशन की ओर मूव कर रहे हैं। इससे अभी तो पार्शियली ये सारी चीज़ें कनेक्ट हैं, बट इन फ्यूचर दे ऑल आर कनेक्टेड विद द क्लाउड। जैसे हमने यहाँ पे ब्लड सैंपल लिया और सैंपल लेते ही हमारा ये डिवाइस ने चेक किया, तो इट मे बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हॉस्पिटल बेस, एंड वहाँ पर जो है रखे हुए सॉफ्टवेयर उसको हम एनालाइज करके हमको बताएं कि आपको कौन कौन सी शुगर के अलावा भी और भी क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें हमारे सिम्टम्स ये हमको शो कर सकता है। सो दिस इज़ द फ्यूचर, एंड दीज आर सम मोर डिवाइसेज, स्मार्ट होम, स्मार्ट कॉफ़ी मेकर मशीन, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट कार। तो ये सारी चीज़ें होगी हैं कि आप ऐड भी हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ ऑफिस से चलते हैं, तो वो उस ऐड में ये दिया रहता है कि भैया आप पहले घर पे पहुँचो या आप पहले पहुँचो, क्योंकि घर पे जब वो पहुँचने पे क्या होगा कि एसी ऑन नहीं होगा तो घर गर्म होगा, तो पहले कौन घर पर पहुँचे। तो पर अब क्या नया सिस्टम आया उस ऐड में, वो दूसरे राउंड में वो कहता है, दूसरे हाथ में उस ऐड के दूसरे हाथ में बोलता है कि वो ऑफिस से चलते ही अपना एसी ऑन कर देते हैं रिमोटली अपने मोबाइल फ़ोन से। आप IoT की हेल्प से आप यू आर स्विचिंग ऑन, यू हैव स्विच्ड ऑन योर एसी। तो जब तक आप 10 मिनट में आप ऑफिस से घर पहुंचते हैं तब तक आपका रूम कूल मिलेगा, तो एसी ऑटोमेटिकली आपका ऑन हो गया। रिमोटली यू हैव स्विच्ड ऑन योर एसी, रिमोटली यू हैव स्विच्ड ऑन योर कॉफ़ी मेकिंग मशीन। तो जैसे ही आप घर पर पहुंच रहे हैं तो आपकी कॉफ़ी मेकिंग मशीन जो है कॉफ़ी बना करके तैयार रखी हुई है, आपको सर्व करनी है। सो दीज आर द बिग डेवलपमेंट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एंड वी नो कि अगर हमारा जो किड्स हैं, किड्स बच्चों की जो टॉयज हैं वो रिमोटली ऑपरेटेड हो सकते हैं। आप देखते होंगे कि उसका जो हेलीकॉप्टर होता है बच्चों का, वो हम रिमोटली उसको ऑपरेट करते हैं कि हमारे हाथ में रिमोट होता है, तो हेलीकॉप्टर हम चला के दिखाते हैं, तो जस्ट लाइक ए स्मॉल ड्रोन। तो और ऐसे ही हम बहुत सारे किड्स टॉयज होते हैं जिनको हम रिमोटली, क्या कार है बच्चों की, तो उसको हम रिमोटली उसको एग्जीक्यूट कराते हैं या उसको ऑपरेट करते हैं। पर अगर हम छोटी डिवाइसेस को कर सकते हैं और बड़ी को क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मशीन्स हैं, एग्रीकल्चर मशीन्स आप देख रहे हैं इसमें, तो इन सारी मशीन्स को हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं और रिमोटली इनको ऑपरेट कर सकते हैं। वी आर सिटिंग इन आवर ऑफिस एंड सिटिंग ऑन आवर होम, वी कैन ऑपरेट ऑल दीज मशीन, एंड वी हैव जीपीएस, एंड बाय जीपीएस वी नो कि कितना फील्ड का एरिया जो है वो कल्टीवेट हो चुका है, कितना रह गया है। तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम दिस lady is sitting in his home and he is operating the tractor। तो ये इस तरह से इनकी डिवाइस पे है, ये इनके सिस्टम पे ये आ रहा है कि ये जीपीएस के थ्रू हमको पता चल रहा है, ये फील्ड का पिक्चर ये दिख रहा है। यहाँ पे ये पर्सन सिटिंग इन द पर्सन स्टैंडिंग ऑन हिज फील्ड, और वो अपने मोबाइल से वो ऑपरेट कर रहा है, और एक डिवाइस ट्रैक्टर पर लगी हुई है, उस ट्रैक्टर के थ्रू वहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन सा एरिया रह गया, कौन सा एरिया अभी जो है कल्टीवेट होना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं, हमारे पास वी हैव लॉट्स ऑफ सेंसर, व्हेन टू रीग्रेड, व्हेन वी हैव टू रीइरिगेट, रीफर्टिलाइज, कब क्या करना है, तो ये हमको ये सारी डिवाइसें ऑटोमेटिकली बताएंगी, ऑटोमेटिकली सेंस करेंगी। तो सेंसर्स, कैमराज, नैनो सेंसर्स ऑन ग्राउंड, ओशियन, ऑटोनोमस व्हीकल, एयरशिप, हर जगह ये सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। तो ये डेवलपमेंट, ये बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। हमारे पास नई डिवाइसेज आ गई हैं, जो पुरानी डिवाइसेज हैं वो हमारी, हम उसको यूजलेस, वो दे आर यूजलेस नाउ, हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैनुअल जो ट्रैक्टर्स हैं, जो ऑटोमेटिक ट्रैक्टर्स हैं, छोटे छोटे ट्रैक्टर्स हैं, उनका शेप और साइज धीरे धीरे हर साल हर नए वर्जन में चेंज हो रहा है। आपने अभी जो ट्रैक्टर आपने लिया हुआ है जो हाथ से चलाते हैं, वो नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे तो वो नए शेप में आएगा। तो इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी हमारी बदल रही है। इसका रीज़न ये है कि हम जो है हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। तो ये हमारे इस तरह से नैनो सेंसर्स हैं कि आपने स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास सेंसर्स हैं जो मॉइस्चर्स को सेंस कर रहे हैं फील्ड के, और हमारी जो स्मॉल सोलर इनेबल्ड डिवाइसेज हैं, और वो सेंस कर लिया उसने कि कब मॉइस्चर डाउन हो रहा है, मॉइस्चर लेवल कितना है। तो अगर मॉइस्चर लेवल रिक्वायर्ड पॉइंट से कम है, ज़्यादा है, तो ये मशीन्स को जो अपना हमने सिस्टम है, ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम है, ये इस ऑटोमेटिकली स्टार्ट करके और ये जो है अपना इरिगेट करना स्टार्ट कर दे रही है।
तो ये इस तरह के सिस्टम आ गए हैं। तो ये मेटल ट्यूब भी लगी हुई है, ये सारी सोलर पावर्ड है, सेंसर विद सब कंट्रोलर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैग्नेटिक वैल्यू को भी ये सेंस कर रहा है। तो इस तरह से सोलर चार्जिंग स्टेशन की हम बात करें तो यहाँ फिर हम स्मार्ट होम की बात करें, यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हैं, पूरे एक सिस्टम की तरह काम कर रही हैं और एक डिवाइस मोबाइल से हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज भी है पार्क्ड और कार ऑन गैराज और गलती से हमारा जो है उसका शीशा खुला रह गया, तो ऑटोमेटिकली वो सेंस कर लेगा और हम हमारे मोबाइल पर अलार्म नहीं कर देगा। या हम जिस गैराज में कार को पार्क कर रहे हैं और उस गैराज का गेट खुला रह गया, तो वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा। मतलब कार भी सेंस करेगी और डिवाइसेस भी सेंस करेंगी और हमारा जो है हमारा होम भी उसको सेंस कर रहा है। आप एक रूम से दूसरे रूम में मूव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइट स्विच ऑफ हो जा रही है। अगर आप नहीं हैं तो एसी ऑफ हो जा रहा है ऑटोमेटिकली, आप नहीं है आपका हीटर ऑफ हो जा रहा है, या ब्लोअर अगर है तो ब्लोअर ऑफ हो रहा है, टीवी है तो टीवी ऑफ हो जा रहा है। तो वो सेंस कर रहा है आपकी एग्जिस्टेंस को। अगर आप हैं उस रूम में तो आपको सेंस कर ले रहा है कि आप उस रूम में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे सिस्टम्स हैं। इस तरह से स्मार्ट ऑटोमोबाइल की हम बात करते हैं, जहाँ पे हमारी कार है, सपोज कार हम ड्राइव पे हैं, हम किसी टूर पे हैं और कार में पेट्रोल की कंडीशन को देखते हुए कार ऑटोमेटिकली सेंस कर रही है कि पेट्रोल जो है ख़त्म होने वाला है। तो कार विल सजेस्ट यू कि जो नियरेस्ट पेट्रोल पंप और कितना समय में आपको पेट्रोल फिल करना है और कहाँ कितने किलोमीटर पे जाकर के पेट्रोल पंप है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म करेगा। अगर अगर आपके टायर का प्रेशर कम है तो इट विल इन्फॉर्म यू वेयर टू और कहाँ पे हमको जो है मैकेनिक शॉप है, कहाँ पे हमको उसको दिखाना है। अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्री अलार्म कर देगा। तो ऐसे ही किसी एडवर्स सिचुएशन में कार विल ऑटोमेटिकली सेंड मैसेज टू द पुलिस स्टेशन, तो फायर स्टेशन को या पुलिस स्टेशन को ऑटोमेटिकली ये सेंड कर देगी। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो थिंग्स कनेक्टेड टू थिंग्स, सो दिस इज कॉल्ड थिंग कनेक्टिंग टू थिंग। तो इस तरह से एक कुछ एग्जांपल और भी हैं इसमें, जैसे स्मार्ट लू है हैथ्रो टर्मिनल 2 का। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक क्लीनिंग करेगा। तो ये और मेंटेनेंस स्टाफ को ये ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म भी कर सकता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये इन्फॉर्म कर लेगा, अदरवाइज ऑटोमेटिकली ये क्लीन करता रहेगा। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन पावर। तो यहाँ पर ह्यूमन जो है मैनुअल पावर या मैनुअल सिस्टम की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये क्लीन हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये इन्फॉर्म कर रहे हैं। सो दे हैव बीन डिफरेंट सेंटर्स। तो इसी तरह से जब IoT की बात करते हैं तो हम फिर बात करते हैं पीपल कनेक्टिंग थिंग। अब IoT में तो हम इंटरनेट ऑफ थिंग में क्या है कि थिंग सारी थिंग्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं। पर अगर हमारी बॉडी में कोई सेंसर है और वो सेंसर मोबाइल से कनेक्ट है या हॉस्पिटल से कनेक्ट है, क्लाउड से कनेक्ट है, तो इसको हम बोलेंगे पीपल कनेक्टिंग थिंग। तो जब इंसान जो है पीपल ह्यूमन्स अगर आपके ये डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं तो इसको बोलते हैं पीपल कनेक्टिंग थिंग। तो आप ये इस डायग्राम में इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि वी हैव मोशन सेंसर, वी हैव ECG सेंसर एंड दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द cloud, and that cloud we have been different software and these softwares are directly linked with the hospital based station databases and application software। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें ले करके सबसे कोलैबोरेट करके इंटरफेस करके आपके मोबाइल पे आपको सिग्नल दे रहे हैं कि आपको जो है भाई इतने घंटे में आपको अटैक पड़ने वाला है, इससे पहले आप अलर्ट हो जाओ, जाके तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। तो इट विल सेंस और एवरीथिंग। तो इस तरह से ये आपका गार्ड करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है इस फील्ड में भी हमारी ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो हमने भी इस डायरेक्शन में उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर की हेल्प से ऑटोमेटेड स्मार्ट वाटर क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम हमने बनाया IoT में ही, और जिसको हमने पेटेंट के लिए भी भेजा है। तो हम बेसिकली हमारा जो आइडिया था, वी हैव डिफरेंट सेंसर, टेम्परेचर, PS सेंसर, टर्बिडिटी, TDS and any many more sensors we have been planned and we have been attached on our device, and these sensors are through GSM are connected with the monitoring center and directly they are giving their result on the LCD and mobile devices। तो इस तरह से हमने ये सिस्टम बनाया था, IoT बेस्ड सिस्टम बनाया था, IoT फ्रेमवर्क इस पर यूज़ किया था। तो अलग अलग फॉर्म में बेसिकली इट वॉज फॉर भीमताल एंड नैनीताल लेक। तो ये हमने किया था, तो सक्सेसफुली इट इज़ रनिंग। एंड इसी तरह से हमने सॉइल टेस्टिंग के लिए भी हमने काम किया, जिसमें वी हैव बीन मॉइस्चर सेंसर, PS सेंसर और फास्फोरस सेंसर, बहुत सारे सेंसर्स हमने यूज करके हमने आर्डिनो या बहुत सारी डिवाइसेस का यूज़ करके हमने लाइव सेंसर डेवलप किया था, जिससे हम सॉइल की क्वालिटी को असेस कर सके। तो ये
सॉइल टेस्टिंग पे भी हमने काम किया, तो IoT बेस्ड था ये सारा सिस्टम। तो इस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। हम और भी सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। रोबोट्स बहुत तेज़ी से आ गए हैं। हम लर्न अनलर्न रिलर्न की बात कर रहे हैं। हमने लर्न किया, जो काम की चीज़ है उसको लर्न करके रखे, जो नहीं है उसको अनलर्न कर लिया, फिर दोबारा से लर्न किया, नई चीज़ें सीखी। तो ये सारी चीज़ें, ये 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजीज हैं। तो ये एल्विन टॉफलर का कहना है कि द लिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट, बट दोज हु कैन लर्न अनलर्न एंड रिलर्न। तो आपको नई चीज़ें सीखनी है, पुरानी चीज़ें छोड़नी है, बहुत सारे नए इनोवेशन की ओर मूव करना है। तो ये रोबोटिक्स एरा की हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द साइबर फिजिकल वर्ल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूजिंग ऑफ फिजिकल डिजिटल बायोलॉजिकल वर्ल्ड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आ गया है, इंटेलिजेंट कनेक्टेड वर्ल्ड या मैन मशीन इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं। तो आप एक पावरफुल तब है जब आपके टेक्नोलॉजी की पावर आपके पास है। आप पावरफुल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप टेक्नोलॉजी को नहीं जाने। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैन मशीन सुप्रीमेसी, इसी को हम कह रहे हैं मैन मशीन सुप्रीमेसी। ओनली मैन इज नॉट कैपेबल। आदमी इंसान वो कैपेबल नहीं है जो अकेला है। अगर उसके पास मशीन आ जाती है, उसके पास इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तब वो पावरफुल है। तो सोफिया एक बड़ा डेवलपमेंट है। सोफिया इज द फर्स्ट रोबोटिक सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो सऊदी अरेबिया की सिटीजन थी। सम टाइम बैक शी वॉज इन इंडिया एंड शी कैन गिव एक्सटेम्पोर स्पीच एंड शी कैन आंसर एनी टॉपिक, शी कैन डिलीवर स्पीच ऑन एनी टॉपिक। और IITs में, IIT मुंबई और IITs में इसको इनवाइट किया था। सो सोफिया फंटास्टिक लेक्चर देती है। तो ये सारा डेवलपमेंट था। कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट है ये। सोफिया एक बहुत बड़ा रिमार्केबल चीज़ हम इसको कह सकते हैं। और हम आजकल बात करने लगे हैं, अब क्लाउड रोबोटिक्स की बात करने लगे हैं। जो रोबोट्स हैं, दे आर कनेक्टेड बाय द क्लाउड एंड रिमोटली वी कैन कंट्रोल, वी कैन ऑपरेट दीज रोबोट्स। तो गूगल ने इस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी हम इंडस्ट्री 4.0 के साथ साथ हम वर्ल्ड ऑफ द साइबर फिजिकल वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज लाइकली टू रिवॉल्व अराउंड द मशीन एंड साइबर स्पेस। तो हम कह रहे हैं कि मल्टीटास्कर बॉट की बात करने लगे हैं। वन मल्टीटास्कर बॉट फ्रॉम मोमेंटम मशीन कैन मेक ए गवर्नमेंट हमबर्गर इन 10 सेकेंड। तो गवर्नमेंट हमबर्गर 10 सेकेंड में बनाने जो है इसने स्टार्ट कर दिया। तो ये बॉट की बात हो रही है। और ये जो है मैकडोनाल्ड की कंप्लीट चीज को जो है ये रिप्लेस कर देगा। यानी कि 10 सेकेंड आप समझिए कितना कम समय है। तो इस इतने कम समय में हम जो है हम बर्गर बना रहे हैं। तो गूगल वन ए पेटेंट टू स्टार्ट बिल्डिंग वर्कर रोबोट विद पर्सनैलिटी। तो इस तरह से गूगल ने इसमें पेटेंट भी ले लिया है। हम एलेक्सा की बात कर रहे हैं। एलेक्सा इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम AI या स्पेसिफिकेशन रिकग्निशन बेस्ड है। ऐसे ही गूगल होम की बात करें या सिरी कंट्रोल इको की बात करें या एलेक्सा अमेजन की बात करें, ये सारे एग्जाम्पल है मशीन लर्निंग के। बड़ा ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ मशीन लर्निंग पर। सारी चीज़ें मशीन लर्निंग पर हो रही हैं। ऐसी IBM वॉटसन की बात कर रहे हैं। वॉटसन पे एक कंप्लीट एक लेक्चर, उसमें भी कभी आपका लेक्चर लिया जा सकता है इसमें। तो मशीन लर्निंग या 3D प्रिंटिंग, वी कैन क्रिएट डेवलप एनी टाइप ऑफ शेप। कॉटेज इंडस्ट्री में इसका बड़ा ज़बरदस्त रोल है। ऑगमेंट रियलिटी की बात हो रही है, AI की बात हो रही है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, रोबोटिक्स, ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। और 3D प्रिंटिंग तो अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इट इज़ नॉट सो कॉस्टली कि आप बहुत कम प्राइस में आप 3D प्रिंटर को परचेज कर सकते हैं। ये एक बड़ा डेवलपमेंट था कि US में जो है कॉन्फेक्शनरी 3D प्रिंटर्स हैं। और ये जो है 3D प्रिंटर ATM, कप केक ATM हम इनको बोल रहे हैं। ATM इन सेवरल सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट इंक्लूडिंग बर्बले हिल्स और शिकागो, न्यूयॉर्क, वहाँ पे ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। वहाँ पे ऑलरेडी वर्क स्टार्ट कर दिया है कि आप जस्ट लाइक ए प्रिंटिंग ए पेपर, यू आर प्रिपेयरिंग अ कप केक। आप पिज्जा बना रहे हैं, प्रिंटर आपके पास 3D प्रिंटर है, यू आर प्रिपेयरिंग पिज्जा, खाने वाला पिज्जा आप बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, जब हम कॉफ़ी मेकर, ऑटोमेटिक कॉफ़ी मेकर मशीन से हम कॉफ़ी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वाई नॉट पिज्जा। तो ये डेवलपमेंट है, ये डायरेक्शन से हैं। 3D नीटिंग, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ 3D प्रिंटर। हम आज की डेट में पॉसिबल है कि हम प्रिंटर से ये शेप बना सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ शेप बाय द प्रिंटर। हाँ, इस तरह से हमारे प्रिंटर इस तरह के शेप बनाने में कैपेबल है। इट कैन नीट, ये जो है इस तरह से स्विंग कर सकता है। ये हमारी प्रिंटर का कमाल है कि हम कपड़ा जो है प्रिंटर से बना रहे हैं।
हमारे पास ड्रोन्स हैं, जो पावरफुल ड्रोन्स हैं, जो हर फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड है, चाहे मिलिट्री है, चाहे हम किसी भी फील्ड की बात करें, वहाँ पे हमारे ड्रोन्स यूज हो रहे हैं। हम बायोसाइंस में हमने कंप्यूटिंग एंड बायोसाइंस का फ्यूजन किया, हमने इन टेक्नोलॉजीज को प्रोटीन सिंथेसिस में हम कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं। तो ये एक डायरेक्शन है। हम इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम वर्चुअल रियलिटी के मजे लेने लगे हैं। टीवी वॉज वीड इनटू आवर क्लासेस, यानी कि हम क्लास में बैठे बैठे थ्रू वर्चुअल रियलिटी वी आर टेकिंग द एडवांटेज एंड वी आर एंजॉइंग द टीवी इन क्लासरूम। तो इस तरह का हमारा फील्ड आ गया। इस तरह से सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है। साइबर सिक्योरिटी में काम बहुत कम हुआ है, इसमें काम होने की ज़रूरत है। वी हैव टू मेक आवर करियर ऑन साइबर सिक्योरिटी, और साइबर थ्रेट्स पे हमें काम करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड हो रहा है। तो इस तरह से फाइनली वी कैन से एट द कन्वर्जेंस ऑफ technology, convergence is everywhere is required, and think on how your business will converge। convergence होते हैं, by convergence we can scale up, हम किस तरह से इसको scale up कर सकते हैं। we need large scale IoT, big data, टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, ये हमको ज़रूरत है आज के समय में। IoT आज के समय की ज़रूरत है। बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे फ्यूचर्स हैं, ये सारे फ्यूचर टेक्नोलॉजी हैं। आज की टेक्नोलॉजी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी हैं, इस डायरेक्शन में को मूव करना है। सो विद दीज वर्ड्स एंड विद दीज थिंग्स, थैंक यू वेरी मच। आई एम closing my I am ending my lecture. So I hope that you have enjoyed this lecture. So thank you guys, thank you very much. Please share and subscribe my channel, and please don't forget to push bell icon of my channel. Thank you, thanks again.